हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक हम लोग डीसी ड्राइव के सिंगल फेज के जितने भी ड्राइव कन्वर्टर ड्राइव थे उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। आज इस सेशन में हम लोग 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डीसी ड्राइव का एक पार्ट है। 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव, जैसे वहां पर हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव एक क्वाड्रेंट का ऑपरेशन शो करता था, उसी तरीके से ये भी हमारा 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव जो है वो एक क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऑपरेशन को शो करता है। तो बहुत कुछ यहाँ पर सिमिलर आपको मिलेंगे। इसका जो वर्किंग ओवरऑल देखिएगा तो ओवरऑल आपको कुछ कुछ सिमिलर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। वहाँ पर एक फेज था, यहाँ पर हमारा 3 फेज है, तो यहाँ पर हमारा जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या इसका वर्किंग है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जिस वे में, जिस टेक्निक में हम पढ़ा रहे हैं, अगर जो ये टेक्निक को समझ लिया कि कैसे लैंग्वेज को लिखा जाता है, उसको फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जो रट रहे होंगे अभी तक, जो भी रट रहे होंगे कि किसी तरीके से रट लेते हैं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत दिक्कत होगा उनको। कोशिश यही रखिए कि सिर्फ एक वीडियो को भी बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। जैसे सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव जो है, इसको अगर कोई बढ़िया से समझ लिया होगा तो वो हमारा जो है वो सेमी कन्वर्टर ड्राइव, फुल कन्वर्टर ड्राइव, फिर हमारा जो डुअल ड्राइव है, ये सब के सब वो आसानी से बना सकता है। उसका लैंग्वेज को लिख सकता है सिर्फ और सिर्फ उसका डायग्राम को याद रख के, उसके सर्किट डायग्राम को याद रख के। तो सारा हम देखिएगा ओवरऑल जितना हम लिखे हैं, टोटल का टोटल जितना आगे अभी हम पढ़ाने वाले हैं, 3 फेज का हाफ वेव हो गया, फुल वेव हो गया, सेमी कन्वर्टर हो गया, डुअल कन्वर्टर, जो भी इसमें सिलेबस में आपका है वो सब के सब देखिएगा। तो लैंग्वेज आप देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा लैंग्वेज सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर चेंजिंग होता है। मतलब एक को भी अच्छा से याद रख लिए तो सारे के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस टेक्निक को एक बार समझ लीजिएगा तो आपको पूरा दिक्कत कहीं नहीं होगा, आप कंप्लीटली आप कर लीजिएगा। तो पहले देखिए 3 फेज कन्वर्टर ड्राइव अदर ड्राइव की तरह ये भी हमारा जो है वो कंट्रोलिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। मेनली काम तो हमारा यही है, डीसी मोटर को चलाना है और उसको कंट्रोल करना है। तो भाई ये 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव का हम लोग उपयोग करते हैं कंट्रोल करने के लिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। तो वही लिखे हैं 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव इज यूज्ड टू कंट्रोल दी स्पीड ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इट शोज फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन को शो करता है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन को शो कर रहा है, मतलब करंट भी पॉजिटिव होगा और वोल्टेज भी हमारा पॉजिटिव होगा। जितना भी केसेस इसमें ले ले, सारे के सारे केस में हमारा करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव होगा। इसका उपयोग जो हम लोग है वो 40 किलोवाट मोटर रेटिंग तक करते हैं। 40 किलोवाट के जो डीसी मोटर होता है वहां तक इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसका? 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव का। यहाँ पर हाफ वेव कन्वर्टर है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम सप्लाई देंगे उसका हाफ वेव पर ही ये काम करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल पर ही काम करेगा, निगेटिव साइकिल पर ये काम नहीं करेगा। बस इतना ही इसका है और इसमें कुछ नया नहीं है। कंस्ट्रक्शन में देखिए वहां पर हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्राइव देखे थे तो सिर्फ और सिर्फ एक फेज लिए थे, तो वहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइव आपको, मतलब एक एससीआर आपको देखने को मिला था। यहाँ पर हमारा 3 फेज का है तो हमको देखिए 3 फेज लिए तो 3 एससीआर इधर की ओर हमको मिला है, लेना पड़ा है। साथ के साथ इसमें जो हमारा कोई भी मोटर होता है तो मोटर में 2 बाइंडिंग होता है, एक हमारा होता है फील्ड बाइंडिंग, एक होता है आर्मेचर बाइंडिंग। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें आर्मेचर कनेक्टेड है, मतलब ये हो गया आर्मेचर बाइंडिंग, और ये जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया फील्ड बाइंडिंग। तो दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि मोटर में हमारा 2 बाइंडिंग होता है, एक आर्मेचर बाइंडिंग होता है, एक हमारा फील्ड बाइंडिंग होता है। तो आर्मेचर बाइंडिंग से यहाँ बन गया आर्मेचर सर्किट ये हो गया, और ये हमारा जो हो गया वो फील्ड सर्किट हो गया। अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर देखिए कि 3 थायरिस्टर हमारा उपयोग हो गया था, कंट्रोल स्विच हमारा आर्मेचर बाइंडिंग में यूज होगा, वही 3 हमारा जो थायरिस्टर है वो हमारा फील्ड बाइंडिंग में उपयोग होता है। साथ के साथ यहाँ पर 3 जो है वो अनकंट्रोल्ड डायोड का भी आप उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए D1, D2 और D3 जो है वो अनकंट्रोल्ड डायोड है। यहाँ पर ये जो हमारा है वो अनकंट्रोल्ड डायोड है, मतलब अनकंट्रोल्ड स्विच है या डायोड इसको कहिए, और यहाँ पर ये जो हमारा है वो फ्री व्हीलिंग डायोड है। यहाँ तक कहीं पर कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से बनाएं तो ये भी बना सकते हैं, नहीं तो आप जनरली सिर्फ ये स्ट्रक्चर को नहीं भी बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनाइएगा तो लैंग्वेज में कहीं कहीं पर आपको कुछ चेंज करना होगा, उस केस में आप डायरेक्टली जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये हमारा फील्ड बाइंडिंग का स्ट्रक्चर हमारा बन गया, बस इतना ही। यहाँ पर ऐसे डाल दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा VF और ये यहाँ पर हो जाएगा ये IF। तो ये अगर आप करना चाहते हैं शॉर्ट में बनाना तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हाफ वेव है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, तो आप पूरा ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर कोई बना लीजिएगा, कुछ खास तो इसमें है नहीं, आसानी से बना लेना है। 3 वोल्ट थायरिस्टर ऊपर ले लेना है, 3 डायोड नीचे ले लेना है, एक हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड लेकर इसको कनेक्ट कर देना है।
तो कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। वही पॉइंट को यहाँ पर हम देखिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि एज बी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं मोटर हैव टू बाइंडिंग, मोटर के पास दो बाइंडिंग होता है, एक हमारा फील्ड बाइंडिंग होता है एंड आर्मेचर बाइंडिंग। सो इन दिस केस देयर आर टू सर्किट, इसमें दो सर्किट होगा, एक आर्मेचर सर्किट होगा जो कि हमारा ये जो है वो आर्मेचर सर्किट है। यहाँ पर हम इसको चाहें तो आप लिख भी देते हैं, ये हमारा जो है वो आर्मेचर सर्किट है। क्या है? तो ये हमारा आर्मेचर सर्किट है और ये हमारा हो जाएगा फील्ड सर्किट। क्या हो जाएगा? फील्ड सर्किट। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर लीजिएगा, फील्ड सर्किट ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमारा आर्मेचर सर्किट हो गया, एक हमारा फील्ड सर्किट हो गया। दोनों सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी यहाँ पर भी हम लिए हैं, चाहे तो आप यहाँ पर फेज लेना चाहते हैं तो आर बाई बी भी ले सकते हैं, लेकिन हम फेज ए बी सी करके लिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखिए दोनों तरफ लिए हैं, तो दोनों तरफ हम लोग थ्री फेज सप्लाई से इसको फीड करते हैं। तो भाई लिखे हैं बोथ सर्किट इज फेड बाई थ्री फेज सप्लाई, दोनों सर्किट को हम लोग थ्री फेज सप्लाई से फीड करते हैं। इन आर्मेचर सर्किट देयर आर थ्री कंट्रोल स्विच, आर्मेचर सर्किट में हमारा तीन कंट्रोल स्विच होता है जो कि एस T1 T2 और T3 है, जो यहाँ पर देखिए लिखा गया है। एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है जो कि लोड की तरह है, डेट इज लोड, जो कि हमारा ये लोड है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं फील्ड बाइंडिंग के सर्किट की ओर। तो इसमें क्या है कि इन फील्ड सर्किट इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंट्रोल स्विच, इसमें तीन कंट्रोल स्विच होता है, SCR, थ्री अनकंट्रोल्ड स्विच जिसको कि हम लोग डायोड कहते हैं। देखिए तीन अनकंट्रोल्ड स्विच है और साथ के साथ आपको क्या दिख रहा है, तो ये एक हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है। यहाँ पर आप FD लिख लीजिएगा, मेरा जगह थोड़ा कम था तो हम नहीं लिखे, यहाँ पर ये हमारा FD है, नहीं तो आप इस तरीके से आप कहें तो लिख देते हैं कि ये हमारा जो है वो फ्री व्हीलिंग डायोड, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो आप अपना लिख लीजिएगा। ठीक है कि ये क्या है, तो ये हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड। अब हम लोग चलते हैं इसका वर्किंग की ओर। तो वर्किंग में कुछ नहीं है, यहाँ पर तीन फेज है, मतलब तीन केस हमारा बनेगा। तीन फेज है तो हमारा कितना केस बनेगा, तीन केस बनेगा। पहला केस में हम लोग जो है वो ए फेज से पॉजिटिव सप्लाई को देंगे, उस केस में बी और सी से हमारा किसी तरीके का सप्लाई नहीं जाएगा। तो ये फेज से सप्लाई हम आर्मेचर सर्किट में भी देंगे और ए फेज से सप्लाई हम लोग जो है वो फील्ड सर्किट में भी देंगे। तो आर्मेचर सर्किट से जब हम लोग पॉजिटिव पल्स देंगे ए फेज का सप्लाई को जब इसमें हम देंगे, तब उस केस में हमारा ये थायरिस्टर जो है वो हमारा फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा। अब इसको कंडक्शन करने के लिए इसमें हम लोग जो है वो गेट पल्स को देंगे। यहाँ पर जब गेट पल्स अल्फा 1 को देंगे तब उस केस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब शॉर्ट स्विच की तरह काम करेगा। उस केस में हमारा करंट का मूवमेंट कैसे होगा ये आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे कैसे हमारा मूव करेगा। तो यहाँ से देखिए हमारा करंट निकलेगा, वोल्टेज सोर्स से हमारा निकलेगा, यहाँ पर ये हमारा लोड के पास जाएगा, लोड से होते हुए फिर ये हमारा बैक टू द सोर्स में चलाएगा। पहला जो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो उसको पहले इतना हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा में देखेंगे कि हमारा जो फील्ड वाइंडिंग में है वो कौन सा ऑपरेट करेगा जब हम ए को करेंगे, और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो क्या लिखे हैं कि वेन पॉजिटिव पल्स ऑफ ए फेज सप्लाई के पॉजिटिव पल्स को इंसर्ट करते हैं, इज इंसर्ट इन आर्मेचर सर्किट में इंसर्ट करते हैं। देन कंट्रोल स्विच डेट इज थायरिस्टर, जो कि हमारा थायरिस्टर कंट्रोल स्विच है T1, इज इन फॉरवर्ड वाइस, वो हमारा फॉरवर्ड वाइस में आ जाता है। इन दिस केस गेट पल्स अल्फा इज ऑल्सो इंसर्टेड, इस केस में हमारा अल्फा 1 जो गेट पल्स है उसको इंसर्ट करते हैं। सो थायरिस्टर एक्ट एज ए क्लोज स्विच, इसलिए थायरिस्टर हमारा ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, कुछ नया टर्म तो है नहीं। सो इन दिस केस करंट स्टार्ट मूव, इस केस में हमारा करंट मूव करना शुरू कर देता है। कहाँ से, तो करंट मूव करता है फ्रॉम ए फेज सप्लाई से टू दी थायरिस्टर T1, फिर हमारा थायरिस्टर T1 में आता है, T1 से होते हुए हमारा लोड में जाता है, लोड से फिर होते हुए बैक टू द हमारा सप्लाई में चला आता है। तो ये तो हमारा इधर का पूरा केस हो गया। अब हम लोग चलते हैं फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है। यहीं पर अगर ये स्ट्रक्चर को, ये कंस्ट्रक्शन को अगर आप नहीं बनाइएगा तो ये पॉइंट आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है फील्ड वाइंडिंग का, लेकिन अगर आप यहाँ पर बना रहे हैं तो उसके बारे में हमको लिखना भी पड़ेगा। तो क्या है कि ना इन फील्ड वाइंडिंग इज ऑल्सो सप्लाइड बाय पॉजिटिव पल्स ऑफ ए सप्लाई, ए फेज से हम लोग पॉजिटिव ए फेज जो हमारा है उससे पॉजिटिव पल्स सप्लाई को हम लोग इंसर्ट करते हैं हमारा फील्ड वाइंडिंग में। इस केस में हमारा क्या होता है कि थायरिस्टर T3 और डायोड D2 हमारा जो है वो वर्किंग में आता है। कौन कौन वर्किंग में आया, तो थायरिस्टर T3 और D2 हमारा वर्किंग में आएगा, मतलब ये दोनों क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, बाकी सब के सब हमारा ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ध्यान रखिएगा T3 और D2 ए फेज में जब हम सप्लाई देंगे, ए फेज का सप्लाई, तो T3 और D2 हमारा काम करेगा। ये याद रखने वाला पॉइंट है बस। तो वही लिखे ना इन फील्ड बाइंडिंग ऑल्सो सप्लाई पॉजिटिव पल्स ए पल्स पॉजिटिव पल्स ऑफ ए फेज सप्लाई। सो इन दिस केस थायरिस्टर T3 एंड D2 इज इन वर्किंग कंडीशन। पॉइंट आसान है, आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। सो करंट स्टार्ट मूव फ्रॉम ए फेज सप्लाई से हमारा करंट निकलेगा, थायरिस्टर T3 में जाएगा, T3 से होते हुए हमारा इंडक्टर में आएगा, इंडक्टर से होते हुए फिर हमारा D2 में जाएगा, और D2 से होते हुए हमारा जो बैक टू द सप्लाई सोर्स में आया। कैसे कैसे आया वो देखिए, फिर से दूसरा कलर लेकर आपको दिखाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिएगा कहाँ से निकला, तो ए से हमारा निकलेगा, थायरिस्टर T3 में जाएगा,
T3 से जाते हुए हमारा जो है वो ये जो हमारा लोड है उसमें जाएगा, मतलब लोड नहीं, फील्ड वाइंडिंग जो है RF LF जो हमारा है उसमें जाएगा। यहाँ से होते हुए फिर डायोड D2 में जाएगा, D2 से होते हुए हमारा बैक टू द सोर्स में चला जाएगा। कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा करंट का मूवमेंट हुआ। तो वही लिखे, सो करंट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए फेज वोल्टेज सप्लाई टू दी थायरिस्टर T3 में जाएगा, ए फेज से लेकर T3 में जाएगा, T3 से होते हुए RF LF में जाएगा, मतलब फील्ड रेजिस्टेंस और फील्ड इंडक्टेंस। उसके बाद फिर डायोड D2 में जाएगा और फिर बैक टू द ए फेज सप्लाई में, फिर हमारा वो बैक टू द सप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है केस 2। केस 2 हमारा क्या कहता है, तो केस 2 में हम लोग जो है वो बी फेज सप्लाई को, बी फेज के पॉजिटिव सप्लाई को इंसर्ट करेंगे। अब इसमें देखिए बी फेज के सप्लाई को इंसर्ट करेंगे मतलब ए और सी जो है हमारा ऑफ हो जाएगा। इस केस में हमारा करंट का मूवमेंट कैसे होगा वो देखिए। इस केस में हमारा करंट यहाँ से निकलेगा, थायरिस्टर T2 में जाएगा, लोड में जाएगा, लोड से जाते हुए बैक टू द सोर्स में हमारा चला आएगा। ये हमारा पहला का करंट का मूवमेंट हो गया। वहीं पर अगर हम फील्ड वाइंडिंग के देखें तो फील्ड वाइंडिंग में हमारा जो है वो कौन काम करता है, तो थायरिस्टर T2 और D1 हमारा काम करता है। मतलब जब बी पल्स देंगे तो उस केस में हमारा देखिए कौन काम करेगा, ये देंगे तो हमारा ये काम करेगा, और इसी के साथ हमारा कौन काम करेगा, तो यहाँ से करंट निकलेगा, इस तरीके से हमारा आएगा और D1 से होते हुए बैक टू द सोर्स में चला जाएगा। तो मतलब थायरिस्टर T2 और D1 हमारा वर्किंग कंडीशन में आता है, थायरिस्टर T2 और D1 हमारा वर्किंग कंडीशन में आता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा का केस हो गया। फिर हम लोग तीसरा केस में आते हैं, तो हम लोग सी फेज सप्लाई में पॉजिटिव पल्स देंगे, तब उस केस में हमारा करंट यहाँ से निकलेगा, T3 में जाएगा, उससे हमारा लोड में जाएगा, लोड से होते हुए बैक टू द सोर्स। ये तो हमारा आर्मेचर का हो गया। वहीं पर हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हमारा करंट का जो मूवमेंट है वो T1 से होगा, मतलब सी से यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव, जो हमारा करंट है वो यहाँ से निकलेगा, T1 में जाएगा, T1 से होते हुए RF LF में जाएगा, वहाँ से होते हुए D3 में होते हुए बैक टू द सोर्स में हमारा चला आएगा, मतलब यहाँ पर ये जो हमारा है उसमें चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। करंट का मूवमेंट फिर से देख लीजिए कैसे निकलेगा। सी से निकलेगा, T1 में जाएगा, T1 से होते हुए RF LF में जाएगा, उससे होते हुए हमारा D3 में जाएगा और D3 से होते हुए हमारा बैक टू द सोर्स में चला आएगा। ठीक है, तो ये हमारा करंट का मूवमेंट तीनों का तीनों आप लोग समझ गए होंगे। तब वही देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, पहले दूसरा का देख लेते हैं क्या है। व्हेन पॉजिटिव पल्स ऑफ बी फेज सप्लाई इज इंसर्टेड इन आर्मेचर सर्किट, जब आर्मेचर सर्किट में हम लोग बी फेज के पॉजिटिव पल्स को हम इंसर्ट करते हैं, तब कंट्रोल स्विच जो हमारा थायरिस्टर T3 वो हमारा फॉरवर्ड वाइस मोड में आ जाता है। इसी समय हम लोग गेट पल्स अल्फा 1 को इंसर्ट करते हैं थायरिस्टर में, तो थायरिस्टर हमारा क्लोज स्विच की तरह काम करता है। तो वही लिखे, सो थायरिस्टर एक्ट एज ए क्लोज स्विच। मेरा इंग्लिश में भी जो लिखा हुआ है वो एज इट इज आप देख सकते हैं, कंप्लीट हिंदी ही है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। इतना ईजी वे में आप कोई भी किताब खोल लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, ये लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत टाइम लगता है कंटेंट को अच्छा और ईजी बनाने में, और थोड़ा तबीयत भी सही नहीं था तो इस वजह से थोड़ा और लेट हो गया, डिले हो गया, लेकिन फिर भी देर से आए हैं, लेकिन मस्त है। सो इन दिस केस करंट स्टार्ट फ्रॉम मूव फ्रॉम बी फेज से हमारा करंट निकलेगा, फिर T2 में जाएगा, T2 से हमारा लोड में जाएगा। जैसे आप देखिए क्या निकला, बी फेज से निकला था हमारा, बी फेज से निकला, यहाँ से देखिए निकला, यहाँ से निकलते हुए हमारा लोड में गया, लोड से फिर हमारा बैक टू द सोर्स में चला आया। ये पहला केस का हो गया। इसी में दूसरा केस में अगर हम इसी में देखते हैं फील्ड सर्किट के लिए, तो बी से निकलेगा, T2 में जाएगा, T2 से जाते हुए लोड, ये जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस और फील्ड इंडक्टेंस है, वहाँ से होते हुए हमारा जो है वो D1 में जाते हुए बैक टू द सोर्स में चला आएगा। तो ये खाली याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि हमारा कौन सा केस में कौन सा थायरिस्टर और डायोड वर्किंग कंडीशन में था। तो भाई ये नाउ इन द फील्ड वाइंडिंग इज ऑल्सो सप्लाइड बाय पॉजिटिव पल्स ऑफ बी फेज सप्लाई। सो इन दिस केस, इस केस में थायरिस्टर T2 एंड D1 इज इन वर्किंग कंडीशन, थायरिस्टर T2 और D1 हमारा वर्किंग कंडीशन में है। सो करंट स्टार्ट मूविंग बी फेज, करंट हमारा जो है वो बी फेज से निकलेगा वोल्टेज सप्लाई से, थायरिस्टर T2 में जाएगा, RF LF होते हुए डायोड D1 में जाएगा, क्योंकि T2 और D1 ऑपरेट में, तो D1 में जाएगा, फिर बैक टू द सब फेज सप्लाई में चला आएगा। तो ये केस हमारा दूसरा हो गया। लास्ट में आपको बताएंगे कि आप कैसे याद रख सकते हैं। सिंपली एक चार्ट थोड़ा सा बनाइएगा, छोटा सा चार्ट, और उसमें सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं केस थर्ड में। केस थर्ड हमारा क्या कहता है कि व्हेन सी फेज पॉजिटिव पल्स, जब हमारा सी फेज का पॉजिटिव पल्स को इंसर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं सर्किट में, तब क्या होगा। तो सी फेज में हम जब करेंगे तब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा। सी फेज से करेंगे तो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से जाते हुए यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस केस में हमारा थायरिस्टर T3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कंडीशन में आएगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। वहीं पर अगर इसका बात करें तो हमारा सी से निकलेगा, T1 में जाएगा, T1 से होते हुए हमारा RF LF में होते हुए फिर हमारा D3 से बैक टू द सोर्स। तो याद क्या रखना है कि हमारा केस थर्ड जो है, उस केस में जब हम लोग सी में पॉजिटिव पल्स को देंगे, तब उस केस में थायरिस्टर फील्ड में जो हमारा वो थायरिस्टर T1 और D3 डायोड हमारा काम करता है। वहाँ पर हमारा जो है वो थायरिस्टर T3 हमारा काम करता है आर्मेचर में। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं।
क्या वेन पॉजिटिव पल्स ऑफ सी फेज सप्लाई इंसर्टेड इन आर्मेचर सर्किट। आर्मेचर सर्किट में जब हम लोग सी फेज के पॉजिटिव पल्स को इंसर्ट करते हैं, सेम लैंग्वेज को देखिए डिक्टो कॉपी किए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग किए जहाँ जहाँ पर हमको चेंज करना था, तो बस वही किया। यही काम आपको करना भी है। थायरिस्टर T3 इज इन फॉरवर्ड बायस मोड, थायरिस्टर हमारा T3 जो है फॉरवर्ड बायस मोड में आ जाएगा। इन दिस केस गेट पल्स अल्फा 1 इज ऑल्सो इंसर्टेड, इस केस में भी हमारा अल्फा 1 जो है वो इंसर्ट करते हैं थायरिस्टर में, और थायरिस्टर हमारा एक्ट करता है क्लोज स्विच की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन दिस केस करंट स्टार्ट मूव फ्रॉम सी फेज सप्लाई टू थायरिस्टर T1। यहाँ पर थायरिस्टर T3, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर ये जो होगा वो हमारा थायरिस्टर T3 है, T3 ना हमारा, पहला इस केस में देखिए हमारा T3 है, इस केस में हमारा T3 वर्क कर रहा है, और वहीं पर इसका केस देखते हैं तो हमारा T1 वर्क कर रहा है, तो गलती से वहाँ पर चेंज नहीं हो पाया था। टू लोड बैक टू द सप्लाई, T3 होते हुए फिर हमारा सप्लाई में चलाएगा। ये हमारा किसका है, तो ये हमारा आर्मेचर बाइंडिंग के केस में, आर्मेचर सर्किट के केस में। अब हम लोग फील्ड सर्किट के केस में देखते हैं, तो क्या है, इन फील्ड बाइंडिंग इज ऑल्सो सप्लाई बाय पॉजिटिव पल्स ऑफ सी फेज सप्लाई। सो इन दिस केस थायरिस्टर T1 एंड डायोड D3, थायरिस्टर T1 और डायोड, क्योंकि हमारा निकला था कैसे करंट, फिर से देखिए कि करंट हमारा यहाँ से निकला था, T1 में गया था, T1 जाते हुए यहाँ पर इस तरीके से हमारा D3 होते हुए बैक टू द सोर्स में चलाया था, तो मतलब T1 और D3 हमारा वर्किंग कंडीशन में था। तो वही है कि इस केस में थायरिस्टर T1 और D3 जो हमारा है वो वर्किंग कंडीशन में होगा। सो करंट स्टार्ट मूव फ्रॉम सी फेज से हमारा निकलेगा करंट, थायरिस्टर T1 में जाएगा, RF LF में जाएगा, D2 में जाएगा, बैक टू द सोर्स। यहाँ देखिए निकला था T1 में गया था, T1 से RF LF में गया था, उसके बाद D3 में गया था, D3 से हमारा बैक टू द सोर्स में चला आया था। तो ये हमारा करंट का मूवमेंट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज लिखने में भी, डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है वेव फॉर्म, कि वेव फॉर्म हमारा कैसे बनेगा। इसका वेव फॉर्म में भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 फेज सप्लाई को इंसर्ट किए हैं, तो हमारा यहाँ पर जो वेव फॉर्म बनाएंगे, जो हमारा होगा वेव फॉर्म, वो हमारा 3 फेज का ओवरऑल बनेगा। इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव में वर्किंग है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉजिटिव पल्स को ही यहाँ पर दिखाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको क्लियरली पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ पर 3 फेज लिया गया, एक फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये हो गया, और तीसरा फेज ये नीचे जो गया है वो हमारा हो गया। तो ओवरऑल 3 फेज आपको दिख रहा होगा, पहला फेज ये, दूसरा फेज ये, और एक हमारा ये तीसरा फेज का है, मतलब 3 फेज हमारा यहाँ पर आप दिखिएगा। इसको अगर वो इस तीनों फेज को एक साथ बनाकर दिखाते तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता, तो सिंपली इस तरीके से आपको बनाना, जिस तरीके से आपको ये फिगर दिख रहा है। तो ये हमारा केस यहाँ से यहाँ तक का एक फेज है, और इसके बीच में ये जो आपका गैपिंग यहाँ पर और यहाँ पर का जो गैपिंग है, एक मिनट देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर का जो गैपिंग है इसके बीच में हमारा अल्फा आता है, यहाँ पर और यहाँ पर का जो गैपिंग है इसके बीच में हमारा अल्फा है, यहाँ से यहाँ का गैपिंग में अल्फा है, यहाँ से यहाँ पर गैपिंग में अल्फा है। इस केस में देखिए थायरिस्टर T1 जब वर्क करेगा तो ये हमारा वेव फॉर्म है, थायरिस्टर T2 वर्क करेगा तो ये वेव फॉर्म है, थायरिस्टर T3 हमारा वर्क करेगा तो ये वेव फॉर्म है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे है। ये हमारा T1 के लिए है, ये T2 के लिए है, ये हमारा T3 के लिए है। इस केस में आप देखें, जितना भी केस अभी हम पढ़े तीनों केस में आप क्या देखें कि करंट हमारा ऑल केस में पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो हमारा करंट जो है वो I0 ऑलवेज कांस्टेंट और पॉजिटिव है। तो ये हमारा देखिए I0 और I आउटपुट का हमारा यहाँ पर वेव फॉर्म हो गया है। उसके बाद हमारा अब हम लोग थायरिस्टर T1 का जो करंट है उसको शो करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर से जब हमारा करंट निकलेगा तो यहाँ पर से तो होगा हमारा जो सप्लाई करंट है IS, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा IT1 करंट। तो ये IT1 करंट को अगर हम वेव फॉर्म में दिखाएंगे तो हमारा किस तरीके से दिखेगा, IT1 जो हमारा है, मतलब जब थायरिस्टर हमारा 1 कंडक्ट कर रहा था उसी केस में हमारा IT1 का वैल्यू मिलता था। तो वेव फॉर्म में भी वही करना है कि हमारा जो है वो IT1 के लिए बना रहे हैं। तो जहाँ पर थायरिस्टर T1 हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा वहाँ पर इसका ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करंट हमको शो हो रहा है T1 में, फिर यहाँ पर देखिए T1 था तो हमारा ये T1 में शो हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप यही दो ग्राफ 3 यहाँ तक बना सकते हैं, लेकिन अगर आप और इलुब्रेट करना चाहें तो थायरिस्टर T2 और T3 के लिए बना सकते हैं। तो थायरिस्टर T2 के लिए जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा IT2 हो जाएगा, IT2 करंट हमारा क्या हो जाएगा, IT2 ये करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा जो है वो इस केस में थायरिस्टर T2 हमारा सिर्फ ऑन रहता है। तो जहाँ जहाँ थायरिस्टर T2 ऑन होगा वहाँ पर हमारा ये करंट शो होगा। तो देखिए थायरिस्टर T2 इस केस में हमारा ऑन है, तो यहाँ पर देखिए हमको पॉजिटिव में हमारा जो है वो करंट शो हो रहा है। उसी तरीके से आगे फिर देखिए यहाँ पर हमारा T2 फिर हमारा वर्किंग कंडीशन में आएगा, क्योंकि T1 के बाद T2 आएगा, तब उस केस में यहाँ पर भी देखिए हमको दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा केस आता है थर्ड हमारा T3 के लिए। तो T3 में हमारा होगा IT3। यहाँ पर हम देखिए हम करंट को लिख ही देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा करंट है वो हमारा है, अरे एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा करंट है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा है IT1। इस तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको कैपिटल में लिखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, IT1। यहाँ पर जो हमारा करंट है वो हमारा है IT2। अलग अलग केस के लिए, तीनों केस के लिए हम एक ही साथ बना दे रहे हैं।
ये हमारा हो गया IT3। तो ये तीनों के लिए हम लोग वेवफॉर्म को यहाँ पर बना लिए। IT3 के केस में कब होगा, जब थाइस्टर T3 हमारा होगा ऑन। तो देखिए T3 का हमारा मोड है, तो ये T3 में हमारा जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो T3 के पास हमारा जो IT3 का वैल्यू है वो हमको मिलता है। तो इस तरीके से आप तीनों वेवफॉर्म को बना सकते हैं, IT1 के लिए, IT2 के लिए, IT3 के लिए। यहाँ पर जो हमारा साइकिल है वो T1 से T1 तक पहुँचने में हमको जो पूरा टाइम पीरियड लगता है वो 2 पाई है। क्या है, 2 पाई है। तो यहाँ पर देखिए T1 से T1 तक जाने में हमारा 2 पाई लगा है। तो ये हमारा यहाँ तक देखिए, इस केस में हमारा कितना ब्लॉक है, 1 2 1 3 ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक का अगर वैल्यू को निकालेंगे तो 2 पाई, 3 ब्लॉक है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ब्लॉक का निकल जाएगा। तो वही देखिए एक ब्लॉक का 2 पाई अपॉन में 3 टाइम पीरियड है, 2 पाई अपॉन में 3 हमारा ये है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेवफॉर्म क्या है। वेवफॉर्म में भी कुछ नहीं था, आसानी से इसको आप बना सकते थे। अब हमारा इसी में देखते हैं वैल्यू, हमारा आउटपुट, एवरेज आउटपुट वैल्यू और एवरेज आउटपुट वैल्यू किसका, आर्मेचर का, और एक हमारा फील्ड वोल्टेज। तो ये देखिए आउटपुट वैल्यू आर्मेचर का हमारा होता है, वो हमारा होता है 3Vm अपॉन में 2 पाई, क्योंकि 3 फेज का है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ओवरऑल हमारा टाइम पीरियड तो है 2 पाई, लेकिन हमारा वैल्यू जो यहाँ पर हमारा है वोल्टेज का वो 3 फेज का है, तो 3 इंटू में Vm हो गया है, तो 3Vm अपॉन में 2 पाई कॉस अल्फा हो गया है। ठीक है, वहीं पर हमारा जो फील्ड वोल्टेज के लिए लिखेंगे तो वो भी हमारा वही होगा। यहाँ पर इसको चाहे तो आप अल्फा 1, अगर इसको पहला केस में देख रहे हैं अगर अल्फा 1 दिए तो यहाँ पर अल्फा 1 दे दीजिए, और यहाँ पर अगर हम फील्ड के लिए देख रहे हैं अल्फा 2 दिए तो अल्फा 2 दे दीजिए। हालांकि अगर आप चाहें तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, सिंपली इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ पर भी हम अल्फा दिए, अगर यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा एवरेज वैल्यू जो होता है वो फील्ड वोल्टेज का वो क्या होगा, Vf इक्वल टू 3Vm अपॉन में 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। तो ये हमारा तो इसका फार्मूला हो गया। तो आज के इस सेशन में हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और इतना इजी वे में शायद ही आपको कहीं पर कोई लेक्चर डिलीवर किया होगा। ऐसा मतलब हम कोशिश किए हैं कि आपको अच्छे से इजी वे में जितना ईजी से जितना तोड़ मड़ोड़ कर ईजी किया जा सके उतना ईजी हम इसमें किए हैं, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। वर्किंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक एक बार अगर आप लेक्चर को देखें तो आपको दोबारा देखने का जरूरत ना पड़े। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब